सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कहा केंद्र का बजट है एक समावेशी, दूरदर्शी, सभी वर्गों को पहुंचाएगा फायदा। काशी तमिल संगम 3.0 के तहत बीएचयू में आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 45 देशों के प्रतिनिधियों ने भी किया शिरकत। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आयोजित किए गए पीएम मोदी के मन की 119वें बात का संस्करण कार्यक्रम। और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंदिर से निकलेगी शिव बारात। महाकुंभ पर बनी झांकी होगी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। काशी तमिल संगम 3.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विशेष बौद्धिक सत्र के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत दुनिया को सह-अस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाया है, खासतौर में ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय हितों के टकराव के कारण संघर्ष हो रहे हैं। काशी तमिल संगम 3.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में आयोजित एक विशेष बौद्धिक सत्र के दौरान यह विचार उभर कर सामने आया। इस सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विभिन्न देशों के 45 राजदूतों ने तमिल प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस सत्र ने वैश्विक प्रतिनिधियों को न केवल काशी और कांची की महान संस्कृतियों के संगम को नज़दीक से देखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें नई दिल्ली से पूरे भारत को समझने का अनूठा मौका भी प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने काशी को पूरे भारत के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बताया, जिससे देश के हर कोने का व्यक्ति गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का काशी के प्रति विशेष लगाव है और काशी तमिल संगमम इस अनूठे संबंध का उत्सव है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं की भूमि है और यह अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि इतनी विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, विश्वासों के बावजूद यह देश एक सूत्र में कैसे बंधा हुआ है। कार्यक्रम में तमिल प्रतिनिधि राजेश कुमार ने भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया और पूछा कि इतनी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद दुनिया भर के राजदूत भारत को कैसे देखते हैं। इस पर सोमालिया के राजदूत ने उत्तर दिया कि समरूपता, होमोजेनिसिटी कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे 1 अरब से अधिक लोग अपनी अलग अलग मान्यताओं और विचारधाराओं के साथ मिलकर सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं। एरिट्रिया के राजनयिक ने काशी की यात्रा और 2 महान संस्कृतियों के समागम को देखने के विशेष अवसर की सराहना की। उन्होंने अपने भारतीय शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि वे भारत के लोगों, संस्कृति और विरासत के बारे में बताया करते थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच जो संबंध है वही इस देश को एक सूत्र में बांधते हैं। रबाडा के उप उच्चायुक्त ने भी इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीयों के बीच जो एकजुटता और समरसता है वह पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रोफेसर संजय कुमार, कार्यवाहक कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि विभिन्न देशों के मिशन प्रमुखों की उपस्थिति भारत की वैश्विक पहुंच और ज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से सभ्यताओं के बीच स्थापित होने वाले ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। सत्र का संचालन आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर वी रामनाथन ने किया, जिसमें भारत की साझा विरासत के उत्सव और इसके वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर गहन विचार विमर्श हुआ। वह विरासत जिसने भारत को न केवल एक वैश्विक शक्ति के रूप में बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता में केंद्र के बजट को एक समावेशी, दूरदर्शी और सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वाराणसी गुलाब बाग में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र का बजट एक समावेशी, दूरदर्शी और सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि यह बजट उम्मीद से बढ़कर है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा आम वर्ग अधिकतम 10 लाख तक ही चाहता था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया, जो कि उम्मीद से बढ़कर है। इसी प्रकार किसने नौजवानों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि यह एक समावेशी बजट के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और अगले वर्ष तक भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ले जाने के लिए यह बजट मददगार साबित होगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि अगले वर्ष तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना 15% का योगदान दे पाएगा। यह काफ़ी खुशी और गर्व की बात है। पत्रकार वार्ता में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होगी और इसके लिए सरकार ने एक प्रकार से अपने 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व छोड़ा है। तो यह दर्शाता है कि सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में दूरदृष्टि रखते हुए और पीएम स्वनिधि योजना अर्थात जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए
किस प्रकार से उनका आर्थिक विकास हो सके, उसके लिए अलग बजटरी प्रावधान रखते हुए हेल्थ सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग 99,958 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान है, वह प्रावधान किया गया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है वो पिछले बारों से कहीं अधिक, ताकि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सके। और मिडिल क्लास के विषय में तो हमने आपको बताया ही, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब तब हो रहा है जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। राजस्वी मंडल व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात के 119वें संस्करण का आयोजन किया गया। रविवार को रामलीला मैदान शिवपुर में राजस्वी मंडल व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा मन की बात के 119वें संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक विचारों को कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने सुना। मन की बात के इस अंक में मोदी जी ने ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए लोगों से तेल का उपयोग कम करने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र ने किया, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विवेक पांडे ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव, बाबू आदित्य गोयनका द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रकाश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि महानगर उपाध्यक्ष मधुकर चित्रांश थे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विनोद बागी, अतुलेश उपाध्याय, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, अखिल वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, कन्हैया लाल सेठ, अनूप घोषाल, अरविंद सिंह, पवन जायसवाल, शुभांगी मिश्रा, पृथ्वीनाथ शर्मा, दिनेश गुप्ता, सभासद बलराम कन्नौजिया, पूजा, अंजलि, रमाकांत, अनुपम वाजपेयी, अवधेश राय, मोहम्मद सलीम जी सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 19वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर के माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और इसमें एक बार पुनः उन्होंने भारत के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए एथलीट के बारे में, परीक्षा की चर्चा के बारे में, महिला दिवस के बारे में, महिला सम्मान के बारे में उन्होंने मेहता जी का वक्तव्य भी, उद्बोधन भी हम सबको इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुनाया है। और अनेक महत्वपूर्ण जानकारी वाली बातें बताते हुए 119वें संस्करण का आयोजन शिवपुर स्थित इस रामलीला मैदान में यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने, भाजपा जनों ने सुना और उसे अपने अंदर समाहित करके उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। भारत पाक मैच में भारत की जीत के लिए काशी में हवन पूजन किया गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रविवार दोपहर 2:30 बजे से होने वाले बहुप्रतीक्षित भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। भारतीय टीम के विजय के लिए धार्मिक नगरी काशी में विजय यज्ञ किया गया। ईश्वर से टीम के विजय प्राप्त करने की कामना के साथ खिलाड़ियों के माथे पर विजय तिलक लगाया गया। धार्मिक नगरी काशी में पांचों वीर बाबा मंदिर में हवन पूजन के दौरान लोगों ने हाथों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फोटो और बैट बल्ले के साथ यज्ञ में आहुति दी और टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे, इसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया। क्रिकेट प्रेमी रमेश वधावन ने बताया कि आज के मैच में पाकिस्तान का खंड खंड होगा। विराट जीत के साथ भारत का गौरव बढ़ेगा, इसके लिए खिलाड़ियों को विजय तिलक किया गया। बाबा है, पांचों वीर बाबा मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम की जीत के लिए विजय यज्ञ किया है और साथ ही महाकुंभ भी चल रहा है और ये आशा है कि जीत 100% होगी पाकिस्तान के खिलाफ। आगामी महाशिवरात्रि का टीम इंडिया हम लोगों को एक गिफ्ट भी देगी। उत्साहवर्धन तो हम लोग यज्ञ करके, विजय यज्ञ करके किया गया, उनको तिलक किया गया, तिलक का विजय के लिए तिलक किया गया और याचना नहीं अब रण होगा। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खंड खंड होगा और विराट जैसे लोग देश का नाम उज्जवल करेंगे, इसी कामना के साथ ये यज्ञ किया गया। जी बिल्कुल, हम लोग पूर्ण तरह से यज्ञ करवा रहे हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को बुरी से बुरी हार मिले और हमारा भारत जीते चैंपियंस ट्रॉफी में। किसका बल्ला चमकेगा? मैं रोहित शर्मा का फैन हूं तो मैं रोहित शर्मा का नाम लूंगा। वैसे विराट कोहली भी अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मैच होता है और विकेट ले सकते हैं, शमी ले सकते हैं विकेट अच्छा, और रविंद्र जडेजा है हमारे लेफ्ट आर्मर, तो वो भी अच्छा विकेट लेंगे, बॉलिंग अच्छी करते हैं। संस्कृत विद्या धर्म संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय में आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न भागों से कई डेलीगेट्सों ने भाग लिया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि यह शाश्वत सत्य है कि समग्र भारतीय चिंतनों की पृष्ठभूमि में निगम और आगम अति प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित रहे हैं। साधना के समस्त पक्ष भी इन्हीं दोनों पर अवलंबित हैं। शास्त्रकारों की व्याख्या और उनके प्रवचनों से उद्घाटित होता है कि निगम पद का तात्पर्य समस्त
वैदिक वांग्मय में तथा आगम पद का तात्पर्य संपूर्ण तांत्रिक वांग्मय में निहित है। रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथों में बहुत पहले से ही निगम और आगम में समन्वय स्थापित करने का कार्य हुआ है। वस्तुतः निगम और आगम एक दूसरे के पूरक हैं। विद्वानों ने वैष्णव आगम, शैवागम, शाक्तागम, बौद्धागम और जैनागम आदि नामों से आगम का विभाजन किया है। प्रत्येक आगमों के अवान्तर विभाग भी हैं, जैसे वैष्णवागम में वैखानस, पांचरात्र और भागवत संप्रदाय, शैवागम में पाशुपत, सिद्धांत शैव, कश्मीर शैव, वीर शैव, कापालिक, भैरव, वाम आदि तथा शाक्तागमों में 10 महाविद्या आदि के संप्रदाय इत्यादि। साधना आत्म प्रसार के लिए की जाती है, ध्वंस के लिए नहीं। परतत्व ही एकमात्र अखंड वस्तु है। परतत्व की विराट सत्ता है। विराट मानस सत्ता में अणु मन का आत्मसमर्पण ही साधना है। शरणागों में अपनी सत्ता और अपने में भूतादि की सत्तायुक्त परतत्व की उपागमी श्री आवश्यक है। निगमागम चिंतनों का एक ही लक्ष्य एवं प्रयोजना है। जिस प्रकार मनुष्य की आकृतियां अलग अलग होती हैं, परंतु उनका अंतःकरण जैविक तथा दैहिक स्वरूप समान होता है, उसी प्रकार सभी धर्मों को शिक्षा स्वरूपता के बावजूद उनके मूल लक्ष्य समान होते हैं। आज के आतंकवाद, जाति द्वेष, धर्म द्वेष तथा शस्त्रों के होड़ में निगमागम दर्शन द्वारा प्रतिपादित मानवीयता की सर्वत्र महिमा और दिव्यता होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में विश्व स्तर पर विद्यमान अपसंस्कृति, नैतिक मूल्यों के अभाव, भौतिकवादी महत्वाकांक्षा, उपभोक्तावाद, आर्थिक वैषम्य, उपनिवेशवाद के दुष्प्रभाव से उबरना या निकलना नितांत आवश्यक है। इस निकलने का मार्ग निगमागम धर्म दर्शन में निर्देशित है। इन्हीं विचारों से उद्वेलित होकर प्रस्तुत संगोष्ठी आयोजित है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगम 3.0 में शामिल होने आए अतिथियों का रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए अतिथियों का रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत हुआ। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष संग श्री विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं एवं दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्वागत से अतिथि अभिभूत दिखे। अतिथियों ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन कर अलौकिक सुख की अनुभूति हुई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मृत भैयालाल पटेल के परिजनों से मुलाकात की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय लोहता थाना अंतर्गत ग्राम सभा कोटवा निवासी भैयालाल पटेल की निर्मम हत्या के बाद उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को कार्रवाई
हेतु आश्वासन देते हुए कहा कि उनके साथ न्याय होगा। पीड़ित परिवार ने गोपाल राय को बताया कि मुख्य अभियुक्त में प्रमुख रूप से अशरफ अली, मुराद अली, रिजवान प्रधान, बदरुजमा अज्ञात 4 अन्य लोगों के द्वारा भैयालाल पटेल को बुरी तरह मारा और हत्या कर शव को बुरी तरह जला दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि दुखी परिवार के साथ खड़े होने वाले एवं हत्या पर विरोध प्रकट करने वालों में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR किया गया है और बताया गया कि लोहता थाना प्रभारी कोटवा चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही थी। ग्राम निवासियों ने यह भी कहा कि अगर न्याय एवं सुरक्षा नहीं मिलता है तो वहां के हिंदू परिवार कहीं और पलायन करेगा तथा इस प्रकरण के पीड़ित परिवार का साथ दे रहे लोगों में भय व गुस्सा दिख रहा है। इस अवसर पर स्वामी कन्हैया महाराज, रत्नेश कृष्णा पांडे, राजेश मौर्य, जिलाध्यक्ष किशोर सिंह, अखिलेश कुमार, प्रवेश कुमार पांडे, डॉक्टर शैवी ओझा, श्रेयांश ओझा, राहुल सिंह, प्रणय राय, हेमंत गुप्ता, रजनीश, सत्यप्रकाश, अनिल राजकुमार, नंदलाल, अजय, साहिल, मनीष, राकेश आदि लोग उपस्थित रहे। कोटवा ग्राम पड़ता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या ही नहीं की गई, बनारस में जो मोदी जी का क्षेत्र है इस पर भी हत्यारे ये नहीं समझ पाए, जबकि हत्यारे भी मुस्लिम समाज से आते हैं। उनको कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि मैं हत्या किसकी कर रहा है। हत्या करने के बाद गुप्तांग काट दिया, आंख निकाल ली गई और उस शव को जला भी दिया गया। जलाने के बाद वो भी उसके परिवार में कुछ खाने तक को नहीं है, बेचारा लेबर का काम करता था, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। हमें कल सुबह जानकारी हुई रत्नेश सिंह कहाँ हैं, जी। ये इन्होंने कहा कि ऐसी बात है, तो हमने स्वामी जी से कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो ये चीज करके मैं स्थिति से अवगत होकर के फिर मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और आज पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। जहाँ जहाँ अधर्म की बात आती है, जहाँ जहाँ पाप की बात आती है, जहाँ जहाँ सनातन धर्म अत्याचार की बात आती है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवश्य जाते हैं। चाहे देशी नहीं विदेश में भी जहाँ पर कहीं अत्याचार होता है सनातन भाइयों पर, वहाँ आप जरूर जाते हैं, वहाँ पर न्याय की बात करते हैं और उसे न्याय दिलवा के ही छोड़ते हैं। इससे पहले भी बनारस में एक पाल समाज की लड़की का हत्या हुआ था, जिसका आपके प्रयासों से उसका जो मुख्य अभियुक्त था गिरफ्तार हुआ। और इस बार भी जो हो रहा है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप आए हैं। धोबी घाट बचाओ समिति द्वारा बाबा संत गाडगे जी की 149वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला धोबी घाट बचाओ समिति के तत्वावधान में बाबा संत गाडगे जयंती का आयोजन धोबी समाज ने बड़े श्रद्धा से किया। कुंभ मेला में आए दर्शनार्थियों व यातायात की भीषण जाम को देखते हुए सभी क्षेत्रवार समाज के लोगों को एकत्रित कर कजाकपुरा स्थित कोनिया धोबी घाट पर समाज व समिति के पदाधिकारियों द्वारा बाबा संत गाडगे जी का 149वां जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज द्वारा कोनिया धोबी घाट पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वजाति महिलाएं, पुरुष व बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। जयंती में आए मुख्य अतिथियों द्वारा बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सामाजिक समरसता द्योतक संत गाडगे बाबा जी का जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ था। देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाने वाले संत गाडगे बाबा जी की 149वीं जयंती मनाई जा रही है। सामाजिक जागृति के पुरोधा बाबा संत गाडगे जी की हम सब अनुयायी हैं। अन्य वक्ताओं ने भी सभा में बाबा की जीवनी पर चर्चा किया। बाबा संत गाडगे जी ने शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। अपने कीर्तन के माध्यम से शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए वे कहते थे कि शिक्षा बड़ी चीज है। पैसे की तंगी हो तो घर के बर्तन बेच दो, औरत के लिए कम दाम के कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो पर बच्चे को शिक्षा दिए बिना न रहो। बाबा ने अपने जीवन काल में 60 संस्थाओं की स्थापना की और उसके बाद उनके अनुयायियों ने 42 संस्थाओं का निर्माण कराया। बाबा संत गाडगे स्वच्छता के प्रथम नायक थे, जिन्होंने मिट्टी के बर्तन व झाड़ू लेकर स्वच्छता पर जोर दिया। कार्यक्रम में भवनिया धोबी घाट, पटिया धोबी घाट, पांडेपुर धोबी घाट, नदेसर धोबी घाट, मछोदरी धोबी घाट, रामनगर धोबी घाट, चमरू बाबा धोबी घाट, शिवपुर धोबी घाट, माधोपुर धोबी घाट से स्वजाति बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक समिति के अध्यक्ष नंदू कनौजिया ने संत गाडगे जयंती के अवसर पर संगठन मजबूत बनाते हुए कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाने पर अधिक जोर देना पड़ेगा। हम बटेंगे तो कटेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रजनीश कनौजिया ने मंच पर आए अतिथियों से 7 सूत्री मांगों को रखा। समिति संयोजक रमेश चौधरी मंच पर आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किए। महानगर महामंत्री संतोष कनौजिया ने मंच का संचालन किया। समिति सलाहकार राजू कनौजिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हम सब अपने राष्ट्र संत स्वच्छता के प्रथम जनक संत गाडगे बाबा की जन्म जयंती मना रहे हैं। ये 149वीं जयंती है। विगत वर्षों में भी ये जयंती विभिन्न जगहों पर होती आई है और इस बार हमारे समाज के लोगों की डिमांड पर और उनकी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कोनिया धोबी घाट पर हो, तो इसी संदर्भ में आज यहाँ पर हम सब 149वीं जयंती अपने संतश्री की मना रहे हैं। काशी के सांगीतिक कार्यक्रम का पर्याय बन चुके ध्रुपद मेले का तुलसी घाट पर शुभारंभ हुआ।
महाराजा बनारस विद्या मंदिर न्यास एवं ध्रुपद समिति की ओर से अर्ध शताब्दी को पार कर चुके ध्रुपद मेले का शुभारंभ शनिवार की शाम संयोजक संकटमोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र व संगीतज्ञ पंडित राजेश्वर आचार्य ने किया। इसके बाद पूरी रात संगीत की गंगा प्रवाहित हुई। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का उद्घाटन करते हुए संकटमोचन मंदिर के महंत एवं संयोजक प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि ध्रुपद की गरिमा को श्रेष्ठ कला साधकों के माध्यम से संरक्षित कर रहे हैं। काशी में ध्रुपद पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सांगीतिक साधना का मंच है। ध्रुपद में प्राचीन वाद्य यंत्रों का भी संरक्षण हो रहा है। कला, संगीत, आध्यात्म, परंपरा और संस्कारों को काशी का तुलसी घाट संरक्षित करता है। ध्रुपद में दुनिया के हर देशों से श्रोता और कलाकार दोनों आते हैं। उन्होंने कहा, संगीत सीखने में उम्र की दीवार आड़े नहीं आती, बस लगन और उत्साह मन में रहना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान से सीधा संवाद करने के लिए संगीत साधना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। काशी अच्छी चीजों का पोषण करता है। उन्होंने आगे कहा कि ध्रुपद भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है। संगीत सबको प्रेम से जोड़ता है, वैमनस्यता कभी भी स्वीकार नहीं करता है। काशीराज परिवार से इस आयोजन को भरपूर सहयोग मिलता है। समारोह की पहली निशा में प्रख्यात सुरबहार साधक पंडित देवव्रत मिश्र ने ध्रुपद रागों की सुरबहार पर अवतारणा कर देशी विदेशी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बताते चले कि 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला में कुल 55 कलाकार अपनी हाजिरी लगाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर 27 फरवरी को मृत्युंजय महादेव मंदिर से भव्य श्री शिव बारात निकाली जाएगी। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी शिव बारात महाशिवरात्रि सायंकाल 7 बजे महामृत्युंजय मंदिर से निकाली जाएगी, जो दारानगर से उठकर मैदागिन, बुलानाला चौक, बाबाधाम, गोदौलिया होते हुए चित्रंजन पार्क तक जाएगी। वहां वधु पक्ष भांग, ठंडई, माला फूल से बारातियों की अगवानी करेंगे। नगर में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध शिव बारात 43वें वर्ष में प्रवेश कर स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में रविवार को मारवाड़ी युवक संघ के लक्सा स्थित भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस बारात की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब बनारस के आसपास के इलाके में नहीं, भूटान, मॉरिशस में भी शिव बारात निकलने लगी है। इस शिव बारात में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, 7 समुद्र पार से विदेशी भी बाराती बनने आते हैं। इस बारात की खासियत यह है कि इस बारात में प्रतिवर्ष 2 सर्वाधिक चर्चित मुद्दों को प्रदर्शित करते हैं, जिसके चलते ही इस शिव बारात को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इन्हीं कारणों से इस शिव बारात की शुमार काशी के लखा मेले के रूप में होने लगा है। विगत वर्षों से सर्जिकल स्ट्राइक, G20 की झांकी की लोकप्रियता के बाद इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ पर बनी झांकी को दिखाया जाएगा। जो लोग कतिपय कारणों से प्रयागराज नहीं जा सके और पुण्य से वंचित रह गए हैं, उनके लिए कुंभ के अमृत कलश से कुंभ के जल की वर्षा की जाएगी। साथ ही बाबा विश्वनाथ के गण, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर सभी देवी देवता होली खेलते नजर आएंगे। इस बार बारात में होली के अति निकट होने के चलते बारात बनारसी मौज और फागुन की मस्ती लिए होलियाना अंदाज में निकलेगी। साउंड एवं लाइट सिस्टम पर आधारित मसाने की होली विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। पत्रकार वार्ता में RK चौधरी, दीपक बजाज, गौरव अग्रवाल, संदीप केसरी, महेश माश्री, कमल सिंह, पवन खन्ना, विवेक मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। हम लोगों ने और G20 पे और साथ में जो स्ट्राइक की गई थी उस पर झांकियों का निकाला, लोगों ने बहुत सराहा। इस बार विश्व में सबसे बड़ा और आयोजन महाकुंभ का हुआ है, हो रहा है। इस महाकुंभ की झांकियां रहेंगी। जो लोग महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, वहां नहीं पहुंच पाए, वहां का पुण्य जल लाकर और इस बारात में शोभा यात्रा में हम लोग पुष्प वर्षा के रूप में जल का छिड़काव करेंगे और लोग उसका लाभ लेंगे। सबसे बड़ी बात, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन का आग्रह रहा कि शिव बारात में महाशिवरात्रि 26 की जगह अगर आप लोग 27 को कर देंगे तो प्रशासन को भी सहूलियत होगी। तो चूंकि प्रशासन हमारा सहयोग करता है, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार की शिव बारात यथावत जैसे हर बार रहती है 27 फरवरी को हम लोग निकालेंगे, जिसमें शोभा यात्रा और शिवरात बारात की जो तैयारियां उसी तरह रहेंगी। केवल तिथि का परिवर्तन 26 फरवरी की जगह 27 फरवरी को सायंकाल 6 बजे निश्चित किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर
शिव बारात समिति विगत काफी सालों से करती आ रही है। जैसे हम सब लोग काशी में रहते हैं, काशी कहीं न कहीं अगर ये कहें ये अच्युत अविनाशी काशी जो बाबा शिव की त्रिशूल पे बसी है, इस काशी में जितने भी पर्व त्योहार है बनारस के काशीवासी लोग खूब आनंद से मिल करके मनाते हैं। कहीं न कहीं ये एक लघु भारत की झलक काशी में दिखती है। लेकिन अगर हम लोग बात महाशिवरात्रि की करें तो काशीवासी के लिए इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। और जो शिव बारात निकलती है ये अपने आप में एक वैश्विक पहचान रखती है। पूरे विश्व से लोग इस बारात को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। अब की बार महाकुंभ के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार जो है कुंभ स्नान के लिए अपने घर से निकले हैं, वो काशी भी आ रहे हैं कुंभ स्नान के बाद। उनके पास भी ये अवसर रहेगा। समिति ने इसको 26 तारीख जो महाशिवरात्रि का दिन है उसके अगले दिन इस बारात को निकालने का निश्चय किया है। काशी तमिल संगम के तहत तमिलनाडु के प्रतिनिधि मंडल ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ हनुमान घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। अनादिकाल से काशी से तमिलनाडु का नाता जोड़ते काशी तमिल संगम के तहत तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने रविवार को नमामि गंगे के साथ हनुमान घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव और मां गंगा से भारत के सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सांस्कृतिक विविधता के अनूठे उत्सव के दौरान काशी तमिल साझा संस्कृति की प्रगाढ़ता के लिए तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं ने हनुमान घाट पर गंगा स्नान के पश्चात मां गंगा का पूजन किया। धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा के अवसर पर आरोग्य भारत की कामना से 12 ज्योतिर्लिंग एवं गंगाष्टकम का सामूहिक रूप से पाठ किया गया। राष्ट्रध्वज हाथों में लेकर सभी ने गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं। काशी से तमिलनाडु तक विश्वेश्वर और रामेश्वर की कृपा दृष्टि समान रूप से है। सर्वत्र राम हैं, सर्वत्र महादेव हैं। काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत साझी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अतुलनीय प्रयास से तमिल संगमम भाषा भेद मिटाने की ऊर्जा दे रहा है। आयोजन प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, तमिलनाडु से पधारे श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। काशी तमिल संगमम का यह आयोजन एक दोनों जो संस्कृति है, भाषाएं हैं, उनके मिलन के लिए एक बड़ा सुंदर आयोजन है। और हमने हनुमान घाट पर, जहां प्राचीन काल से ही तमिल लोग निवास करते हैं, इस पवित्र घाट पर तमिलों के साथ जो सम्मानित तमिल लोग हैं, तमिल से आए हुए नागरिक हैं तमिलनाडु से, उनके साथ मिलकर मां गंगा की आरती उतारी है। और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छता का भी आयोजन हुआ है, ताकि हमारा घाट जो पुण्य पवित्र घाट है वह निरंतर साफ सफाई युक्त रहे। और हम यह भी कह सकते हैं कि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। आइए मिलकर अपने इन घाटों को स्वच्छता की ओर ले चलें और इन दोनों संस्कृतियों के संगम का आनंद लें। सिंधु विकास समिति के 33वें दायित्व ग्रहण समारोह का समापन हुआ। सिंधी समाज की अग्रणी संस्था सिंधु विकास समिति के 33वें दायित्व ग्रहण समारोह भव्य समारोह के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम इष्ट देव झूलेलाल साईं के चित्र पर माल्यार्पण कर आरती उतारी गई। साथ ही गणेश वंदना के सत्र 2024 के अध्यक्ष सोहन डोडवानी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। सचिव शिव होतवानी व कोषाध्यक्ष कमल मंगलानी ने वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों की जानकारी दी। सत्र 2025 की नई टीम अध्यक्ष भानु वाधवानी, सचिव पंकज भागचंदानी, कोषाध्यक्ष बादल बत्रा सहित 35 बोर्ड मेंबर्स को अधिष्ठान अधिकारी चंदन रूपानी ने शपथ दिलाया। वहीं 30 नए सदस्यों को अरुण लखमानी ने शपथ दिलाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने संस्था, देश व समाज हित में किए गए कार्यों की सराहना की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी मेयर संजय राय ने सिंधी समाज द्वारा युवाओं को समाज सेवा के साथ ही सभ्यता संस्कृति में भी अहम भूमिका निभाने की सराहना की। इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उदय चंदानी ने कहा कि आज सिंधी समाज का युवा व्यापार के साथ ही हर सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस दौरान सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संस्था का परिचय अशोक तलेजा ने दिया व कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका संरक्षक राजकुमार वाधवानी, सुरेश वाध्या, मनोज लखमानी, वीरेंद्र केशवानी का रहा। वहीं सभा का सफलतापूर्वक संचालन राज चंगरानी, दीपक वासवानी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक सागर लालवानी, सतीश लखमानी, सत्येंद्र मनसानी, अमित चांगरानी, सुनीत रमरानी, नरेश शीतलानी, पप्पू मखीजा, दिलीप बिजलानी रहे। साल की भांति ये हमारा दायित्व ग्रहण है इस संस्था का 33वां दायित्व ग्रहण, जिसमें हमारे नए अध्यक्ष श्री भानु वाधवानी बन रहे। क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के माध्यम से? बस यही कहना चाहूँगा कि
सारा साल भर मैं भानु जी के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा और जो भी उनको ज़रूरत हो वो पूरी की जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कितने सालों से चला आ रहा है? सर, सिंधु विकास समिति एक सेवा समिति है। हम लोग प्रति महीने जो नीडी लोग हैं उनको राशन पानी कपड़े लत्ते सब देते हैं और ये निरंतर 40 सालों से चली आ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से काशी की जनता को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह हमारी संस्था दिन ब दिन तरक्की करे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।